आज हम चर्चा करेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत मौखिक साक्ष्य व दस्तावेजी साक्ष्य के विषय के बारे में। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अध्याय 4 में धारा 59 व 60 के अंतर्गत मौखिक साक्ष्य के विषय में ओरल एविडेंस के बारे में प्रावधान किए गए हैं। धारा 59 में बताया गया है कि मौखिक साक्ष्य द्वारा तथ्यों का साबित किया जाना, दस्तावेजों या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की अंतर्वस्तु के सिवाय सभी तथ्य मौखिक साक्ष्य के द्वारा साबित किए जा सकेंगे। जब हमने भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत साक्ष्य की परिभाषा देखी थी, वहां हमने देखा था कि साक्ष्य को परिभाषित ना करके साक्ष्य के प्रकार बताए गए हैं और साक्ष्य या तो मौखिक हो सकता है या दस्तावेजी साक्ष्य हो सकता है। तो धारा 59 में बताया गया है कि दस्तावेजों की अंतर्वस्तु तथा इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की अंतर्वस्तु के सिवाय सभी तथ्यों को मौखिक साक्ष्य के द्वारा साबित किया जा सकता है। धारा 60 इसी को आगे बढ़ाते हुए कहती है कि मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होना चाहिए। ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट। मौखिक साक्ष्य समस्त अवस्थाओं में, चाहे वह कैसी भी हो, प्रत्यक्ष ही होगा। अर्थात यदि वह किसी देखे जा सकने वाले तथ्य के बारे में है तो वह ऐसे साक्षी का साक्ष्य होगा जो कहता है कि उसने उसे देखा है। जैसा कि हमने हमारे पिछले लेक्चर में देखा था कि हर मामले में बेहतर से बेहतर साक्ष्य दिया जाना चाहिए, ये साक्ष्य विधि का नियम है। इसी के संदर्भ में धारा 60 ये कहती है कि मौखिक साक्ष्य समस्त अवस्थाओं में, चाहे वह कैसा हो, प्रत्यक्ष ही होगा, डायरेक्ट ही होगा। अर्थात यदि वह किसी देखे जा सकने वाले तथ्य के बारे में है तो वह ऐसे साक्षी का साक्ष्य होगा जो कहता है कि ऐसे तथ्य को उसने उसे देखा। यदि वह किसी सुने जा सकने वाले तथ्य के बारे में है तो वह ऐसे साक्षी का ही साक्ष्य होगा जो कहता है कि उसने उसे सुना। यदि वह किसी ऐसे तथ्य के बारे में है जिसका किसी अन्य इंद्रिय द्वारा या किसी अन्य रीति से बोध हो सकता था तो वह ऐसे साक्षी का साक्ष्य होगा जो कहता है कि उसने उसका बोध इस इंद्रिय द्वारा या उस रीति से किया। यदि वह किसी राय के या उन आधारों के जिन पर राय धारित है बारे में है तो वह उस व्यक्ति का ही साक्ष्य होगा जो वह राय उन आधारों पर धारण करता है। परंतु इस धारा में आगे परंतु के द्वारा कुछ अपवाद भी बताए गए हैं, जहां पर प्रत्यक्ष मौखिक साक्ष्य के अभाव में भी न्यायालय मौखिक साक्ष्य के समर्थन में तथ्यों को स्वीकार कर सकता है। विशेषज्ञों की राय जो सामान्यतः विक्रय के लिए प्रस्तापित की जाने वाली किसी पुस्तक में अभिव्यक्त है और वे आधार जिन पर ऐसी राय धारित है, यदि रचयिता मर गया है या वह मिल नहीं सकता या वह साक्ष्य देने के लिए असमर्थ हो गया है या उसे इतने विलंब या व्यय के बिना जितना न्यायालय अयुक्तियुक्त समझता है साक्षी के रूप में बुलाया नहीं जा सकता हो, ऐसी पुस्तकों को पेश करके साबित किया जा सकेगा। परंतु यह भी कि यदि मौखिक साक्ष्य दस्तावेज से भिन्न किसी भौतिक चीज के अस्तित्व या दशा के बारे में है तो न्यायालय यदि वह ठीक समझे ऐसी भौतिक चीज का अपने निरीक्षणार्थ पेश किया जाना अपेक्षित कर सकेगा। तो इस प्रकार धारा 59 व 60 के अनुसार मौखिक साक्ष्य के बारे में प्रावधान किए गए हैं। धारा 59 जहां दस्तावेज तथा इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की अंतर्वस्तु के सिवाय प्रत्येक साक्ष्य को मौखिक साक्ष्य के द्वारा साबित किए जाने को अनुमत करती है, वही धारा 60 के द्वारा यह अवरोधक लगाया गया है कि मौखिक साक्ष्य प्रत्येक दशा में प्रत्यक्ष होना चाहिए। साथ ही इस धारा में कुछ परंतु के द्वारा आपवादिक स्थितियां बताई गई है, जहां पे मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष अगर नहीं मिलता तो दूसरी परिस्थितियों में कैसे मौखिक साक्ष्य को स्वीकार किया जाता है। इसी क्रम में अध्याय 5 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अध्याय 5 में दस्तावेजी साक्ष्यों के विषय में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बारे में प्रावधान किया गया है। इसके संदर्भ में धारा 61 से 90 का तक प्रावधान किए गए हैं। धारा 61 कहती है कि दस्तावेजों की अंतर्वस्तु का सबूत
दस्तावेजों की अंतर्वस्तु या तो प्राथमिक साक्ष्य के द्वारा या द्वितीयक साक्ष्य के द्वारा साबित की जा सकती है। धारा 61 में किसी भी दस्तावेज की अंतर्वस्तु को या तो प्राइमरी एविडेंस या सेकेंडरी एविडेंस के द्वारा साबित किया जा सकता है। प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस क्या है, इसे भी आगे बताया गया है। धारा 62 में प्राइमरी एविडेंस प्राथमिक साक्ष्य के बारे में बताया गया है कि प्राथमिक साक्ष्य से न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश की गई दस्तावेज स्वयं अभिप्रेत है। प्राइमरी एविडेंस मीन्स द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ प्रोड्यूस्ड फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट। इस धारा में स्पष्टीकरण दिया गया है कि स्पष्टीकरण ए कहता है कि जहां कोई दस्तावेज कई मूल प्रतियों में निष्पादित की गई है, वहां हर एक मूल प्रति उस दस्तावेज का प्राथमिक साक्ष्य है। मतलब किसी डॉक्यूमेंट को जितनी कॉपीज में बनाया गया है तो हर एक कॉपी उस डॉक्यूमेंट के बारे में प्राइमरी एविडेंस होगा। जहां की कोई दस्तावेज प्रतिलेख काउंटर पार्ट के रूप में निष्पादित है और हर प्रतिलेख पक्षकारों में से केवल एक पक्षकार या कुछ पक्षकारों के द्वारा निष्पादित किया गया है, वहां हर एक प्रतिलेख काउंटर पार्ट उन पक्षकारों के विरुद्ध जिन्होंने उसका निष्पादन किया है प्राथमिक साक्ष्य है। ये स्पष्टीकरण 1 में ही बताया गया है। स्पष्टीकरण 2 कहता है कि जहां की अनेक दस्तावेजें एक रूपात्मक प्रक्रिया के द्वारा बनाई गई है, यूनिफॉर्म प्रोसेस के द्वारा बनाई गई है, जैसे कि मुद्रण प्रिंटिंग के द्वारा, शिला मुद्रण के द्वारा या फोटो चित्रण में जैसा होता है, वहां उनमें से हर एक शेष सबकी अंतर्वस्तु का प्राथमिक साक्ष्य है। किंतु जहां की वे सब किसी सामान्य मूल की प्रतियां हैं, वहां वे मूल की अंतर्वस्तु का प्राथमिक साक्ष्य नहीं है। स्पष्टीकरण 2 में एक महत्वपूर्ण बात बताई गई है जो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछी जाती है। यहां बताया गया है कि वेयर अ नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर ऑल मेड बाय वन यूनिफॉर्म प्रोसेस एज इन द केस ऑफ प्रिंटिंग, लिथोग्राफी और फोटोग्राफी, ईच इज प्राइमरी एविडेंस ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द रेस्ट, बट वेयर देयर आर ऑल कॉपीज of a common original, they are not primary evidence of the contents of the original। धारा में एक दृष्टांत दिया गया है जो इसे स्पष्ट करता है कि यह दर्शित किया जाता है कि एक ही समय एक ही मूल से मुद्रित अनेक प्ले कार्ड किसी व्यक्ति के कब्जे में रखे हैं। इन प्ले कार्डों में से कोई भी एक अन्य किसी की भी अंतर्वस्तु का प्राथमिक साक्ष्य है, किंतु उनमें से कोई भी मूल की अंतर्वस्तु का प्राथमिक साक्ष्य नहीं है। एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की आप जितनी फोटोकॉपीज करेंगे वो फोटोकॉपीज आपस में एक दूसरी का प्राइमरी एविडेंस है, लेकिन वो उसका ओरिजिनल का प्राइमरी डॉक्यूमेंट नहीं है। धारा 63 में 63 में सेकेंडरी एविडेंस द्वितीयक साक्ष्य के बारे में बताया गया है कि द्वितीयक साक्ष्य से अभिप्रेत है और उसके अंतर्गत आते हैं नंबर 1 की एतस्मिन पश्चात अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन दी गई प्रमाणित प्रतियां, सर्टिफाइड कॉपीज गिवन अंडर द प्रोविजंस हियर इन आफ्टर कंटेन्ड। मतलब प्रमाणित प्रतियां, सर्टिफाइड कॉपीज सेकेंडरी एविडेंस है। नंबर 2 कि मूल से ऐसी यांत्रिक प्रक्रियाओं के द्वारा जो प्रक्रियाएं स्वयं ही मूल की शुद्धता सुनिश्चित करती है, बनाई गई प्रतियां तथा ऐसी प्रतियों से तुलना की हुई प्रतिलिपियां, कॉपीज मेड फ्रॉम द ओरिजिनल बाय मैकेनिकल प्रोसेस which is themselves ensure the accuracy of the copy, and copies compared with such copies are called secondary evidence। तीसरा, मूल से बनाई गई या तुलना की गई प्रतियां, कॉपीज मेड फ्रॉम और कंपेयर्ड विद द ओरिजिनल। फोर्थ की उन पक्षकारों के विरुद्ध जिन्होंने उन्हें निष्पादित नहीं किया है दस्तावेजों के प्रतिलेख। काउंटर पार्ट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स
एस अगेंस्ट द पार्टीज हु डिड नॉट एग्जीक्यूट देम। हमने सेक्शन 62 में प्राथमिक साक्ष्य में पढ़ा था कि जो मतलब काउंटर पार्ट जिस पार्टी ने उस पर साइन किए हैं वो उसके लिए प्राथमिक साक्ष्य होगा, प्राइमरी एविडेंस होगा। लेकिन यहाँ पे उसकी ऑपोजिट बात की गई है कि उन पक्षकारों के विरुद्ध जिन्होंने उसे निष्पादित नहीं किया है दस्तावेजों के प्रतिलेख, काउंटर पार्ट। पांचवी बात कि किसी दस्तावेज की अंतर्वस्तु का उस व्यक्ति के द्वारा जिसने स्वयं उसे देखा है दिया हुआ मौखिक वृतांत। अर्थात कोई व्यक्ति न्यायालय में आके मौखिक साक्ष्य देता है कि उसने उस दस्तावेज को देखा था, तो वो भी उस दस्तावेज की अंतर्वस्तु का द्वितीयक साक्ष्य होगा, सेकेंडरी एविडेंस होगा। इस धारा में कुछ दृष्टांत दिए गए हैं जो इसे स्पष्ट करते हैं। दृष्टांत कहता है ए कि किसी मूल का फोटो चित्र यद्यपि दोनों की तुलना ना की गई हो, तथापि यदि साबित किया जाता है कि फोटो चित्र वस्तु मूल थी, उस मूल की अंतर्वस्तु का द्वितीयक साक्ष्य होगा। इस धारा में दिए गए दृष्टांत भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण हैं। दृष्टांत का कहता है कि किसी मूल का फोटो चित्र यद्यपि दोनों की तुलना ना की गई हो, तथापि यदि यह साबित किया जाता है कि फोटो चित्र वस्तु मूल थी, तो उस मूल की अंतर्वस्तु का वो द्वितीयक साक्ष्य होगा, सेकेंडरी एविडेंस होगा। दृष्टांत बी कहता है कि किसी पत्र की वह प्रति, वह कॉपी जिसकी तुलना उस पत्र की उस प्रति से कर ली गई है जो प्रतिलिपि यंत्र द्वारा तैयार की गई है, उस पत्र की अंतर्वस्तु का द्वितीयक साक्ष्य है यदि यह दर्शित कर दिया जाता है कि प्रतिलिपि यंत्र के द्वारा तैयार की गई प्रति मूल से बनाई गई थी। दृष्टांत सी कहता है कि प्रति की नकल करके तैयार की गई किंतु तत्पश्चात मूल से तुलना की हुई प्रतिलिपि द्वितीयक साक्ष्य है, किंतु इस प्रकार तुलना नहीं की हुई प्रति मूल का द्वितीयक साक्ष्य नहीं है, यद्यपि उस प्रति की जिससे वह नकल की गई है मूल से तुलना की गई थी। दृष्टांत डी कहता है कि न तो मूल से तुलनाकृत प्रति का मौखिक वृत्तांत और न मूल के किसी फोटो चित्र या यंत्रकृत प्रति का मौखिक वृत्तांत मूल का द्वितीयक साक्ष्य है। इन दृष्टांतों के द्वारा धारा 63 में द्वितीयक साक्ष्य के जो आधार बताए गए हैं कि कब कोई साक्ष्य किसी दस्तावेज की अंतर्वस्तु का द्वितीयक साक्ष्य होगा, उसे स्पष्ट करते हैं। धारा 64 एक महत्वपूर्ण नियम बताती है कि दस्तावेजों का प्राथमिक साक्ष्य के द्वारा साबित किया जाना। धारा 64 में कहा गया है कि दस्तावेजें एतस्मिन् पश्चात वर्णित अवस्थाओं के सिवाय प्राथमिक साक्ष्य के द्वारा साबित करनी होगी। अर्थात धारा 64 के अनुसार किसी भी दस्तावेजी बात का अगर दस्तावेजी तथ्य का साक्ष्य न्यायालय में देना है तो उसे प्राथमिक साक्ष्य के द्वारा ही दिया जाना होगा। लेकिन इस धारा में यह भी बताया गया है कि कुछ परिस्थितियां जो एतस्मिन् पश्चात बताई गई है उनके सिवाय, मतलब जो उन परिस्थितियां जो बताई गई है उसमें द्वितीयक साक्ष्य दिया जा सकता है, ऐसी परिस्थितियां धारा 65 में बताई गई है। तो धारा 64 कहती है कि दस्तावेज एतस्मिन् पश्चात वर्णित अवस्थाओं के सिवाय प्राथमिक साक्ष्य के द्वारा साबित करनी होंगी। धारा 65 में बताया गया है कि अवस्थाएं जिनमें दस्तावेजों के संबंध में द्वितीयक साक्ष्य, सेकेंडरी एविडेंस दिया जा सकेगा। किसी दस्तावेज के अस्तित्व, दशा या अंतर्वस्तु का द्वितीयक साक्ष्य निम्नलिखित अवस्थाओं में दिया जा सकेगा। ये धारा 65 में बताया गया है और वो दशाएं बताई गई है। उन दशाओं में नंबर 1 है कि जबकि यह दर्शित कर दिया जाए या ये प्रतीत होता है कि मूल किसी ऐसे व्यक्ति के कब्जे में है जिसके विरुद्ध उस दस्तावेज को साबित किया जाना इप्सित है, अथवा जो न्यायालय की आदेशिका की पहुंच के बाहर है या ऐसी आदेशिका के अध्ययन नहीं है, अथवा जो उसे पेश करने के लिए वैध रूप से आबद्ध है, और जबकि ऐसा व्यक्ति धारा 66 में वर्णित सूचना के पश्चात उसे पेश नहीं करता है। नंबर 2, जबकि मूल के अस्तित्व, दशा या अंतर्वस्तु को उस व्यक्ति के द्वारा जिसके विरुद्ध उसे साबित किया जाना है या उसके हित प्रतिनिधि के द्वारा लिखित रूप में स्वीकृत किया जाना साबित कर दिया गया है।
नंबर 3, जब मूल नष्ट हो गया है या खो गया है अथवा उसकी अंतर्वस्तु का साक्ष्य देने की प्रस्तावना करने वाला पक्षकार अपने स्वयं के व्यतिक्रम या उपेक्षा से अनुभूत अन्य किसी कारण से उसे युक्तियुक्त समय में पेश नहीं कर सकता। नंबर 4, जबकि मूल इस प्रकृति का है कि उसे आसानी से स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। नंबर 5 की जबकि मूल धारा 74 के अर्थ के अंतर्गत एक लोक दस्तावेज पब्लिक डॉक्यूमेंट है। नंबर 6, जबकि मूल ऐसी दस्तावेज है जिसकी प्रमाणित प्रति का साक्ष्य में दिया जाना इस अधिनियम के द्वारा या भारत में प्रवर्तित किसी अन्य विधि के द्वारा अनुज्ञात है। नंबर 7 की जबकि मूल ऐसे अनेक लेखाओं या अन्य दस्तावेजों से गठित है जिनकी न्यायालय में सुविधापूर्वक परीक्षा नहीं की जा सकती और वह तथ्य जिसे साबित किया जाना है संपूर्ण संग्रह का साधारण परिणाम है। तो इन 7 परिस्थितियों में दस्तावेजों के संबंध में द्वितीयक साक्ष्य दिया जा सकता है, नहीं तो प्राथमिक साक्ष्य ही देना होगा। इसी संदर्भ में धारा 65A और B में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख से संबंधित साक्ष्य के बारे में विशेष उपबंध किए गए हैं और 65B 65 ख में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की ग्राह्यता के बारे में भी प्रावधान किए गए हैं।